डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, ये आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि ये फोटोसिंथेसिस का लास्ट वीडियो होगा, कंक्लूडिंग वीडियो होगा। बिल्कुल कंक्लूडिंग टॉपिक है, बट बच्चों के डिमांड पे एक और टॉपिक को मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता है। देखिए, आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था कि C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल, लाइट रिएक्शन, ये भी बच्चों को समझ में नहीं आता। वो धीरे धीरे अब वीडियो देखने के बाद आपको सारे टॉपिक की समझ आ गई होगी। लेकिन एक इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी। मैंने, याद कीजिए, जब लाइट रिएक्शन में पढ़ा रहा था आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो मैंने दोनों में आपको बताया था कि दोनों में एटीपी बनता है। और मैंने वहां पे बताया था कि एटीपी जो बनता है लाइट रिएक्शन में, वो एक प्रोसेस के द्वारा बनता है, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो दूंगा जिसमें आपको केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी एक्सप्लेन किया जाएगा। वो सबसे बेहतरीन टॉपिक है। कहा जाता है कि सबसे कम, वो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि वहां पे एटीपी सिंथेटिक एंजाइम के द्वारा एटीपी के बनने की कहानी है। कैसे बनेगा वो हम लोग दिखाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा हमें बेसिक नॉलेज देना पड़ेगा। डिफ्यूजन तो अगले वीडियो लेक्चर में वो करेंगे, ठीक है। तो ये एक कंक्लूडिंग वीडियो लेक्चर है, बट इसके बाद एक और मैं एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर दूंगा, स्पेशल वीडियो लेक्चर दूंगा फोटोसिंथेसिस के उस टॉपिक पे, जिसका नाम है केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो वो आपका होगा लास्ट, यानी एक और वीडियो का इंतजार आप कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो वीडियो लेक्चर है, इसमें मैं छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, मेरा कोई पॉइंट छूटा हुआ नहीं। और इसमें इंफॉर्मेशनल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा होगा, खास करके साइंटिस्ट के बारे में। ओके, तो देखिए, फोटोसिंथेसिस की जो कहानी है उसमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम हम लेंगे। उसके बिना मतलब फोटोसिंथेसिस की कहानी स्टार्ट नहीं की जा सकती। उस साइंटिस्ट का नाम है इंजन हॉस, ठीक है। अब देखिए, ये जो इंजन हॉस है, ठीक है, कोई इसको इंगन हॉस भी बोलता है, ठीक है। जो आप बोलिए, इंजन हॉस बोलिए, इंगन हॉस बोलिए। ये इंजन हॉस जो है, ये देखिए मैंने क्या लिखा है, कंक्लूडिंग टॉपिक्स विद सम इंपॉर्टेंट साइंटिफिक पॉइंट्स, ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस, यानी साइंटिफिक बैकग्राउंड। उसमें पहला जो है ये साइंटिस्ट, इसने सबसे पहले, कोई अगर पूछे फोटोसिंथेसिस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आप कहिएगा इंजन या इंगन हॉस, ओके। और इन्होंने इसको खोज करने के साथ साथ क्या कहा, इन्होंने बोला था कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर रिलीज ऑफ O2, यानी फोटोसिंथेसिस में जो O2 निकलता है उसके लिए सनलाइट बहुत ही जरूरी प्रोसेस है, इन्होंने ही बताया था, ठीक है। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको फिर से बता दूं, जितनी बात बोर्ड पे नहीं लिखी हुई है उससे ज्यादा बातें मैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ, बोल के, कम्युनिकेट करके। तो आपका फर्ज है वीडियो को बार बार रोक के, पॉज करके उस चीज को लिखना, नोट करना। मैं उस सब कुछ देखूंगा, आपके जो मतलब नोट्स प्रिपेयर करके हमें भेजे जाएंगे, उसमें मैं सब बात को गौर करूंगा। इसलिए उस कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखते भी जाइए। कुछ पॉइंट तो लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा बोलूंगा जिसको आपको लिखना है, जो सिर्फ क्लास में डिस्कस की जाती है। तो देखिए यहां पे, इंगन हॉस डिस्कवर्ड फोटोसिंथेसिस, सो सनलाइट इज एसेंशियल टू प्रोड्यूस O2, यानी O2 के निकालने के लिए सनलाइट जरूरी है। और मैं बता दूं, ये सनलाइट किसके लिए जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। ये सनलाइट जब तक नहीं आएगा तब तक क्या नहीं होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, H2O टूटेगा नहीं, और H2O टूटता है तभी तो ये निकलता है हाफ O2, ठीक है। ये जो हाफ O2 निकलता है तभी तो निकलता है। और आप जानते हैं इसके लिए क्या जरूरी होता है, दो मिनरल, Mn और Cl, याद रखिए, ठीक है। तो MnCl के प्रेजेंस में H2O टूटता है। एनर्जी उसको कहां से मिलता है टूटने के लिए, कहता है सनलाइट से। इसी बात को कहा था किसने, प्रूफ किसने किया था, इंजन
ठीक है, इंजन हॉर्स, ये इंजन हॉर्स जो आप बोलिए। सेक्स, SACHS। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, मैं आपको 3 चीजें बोल रहा हूं। फोटोसिंथेसिस में भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में, भोजन स्टोर होता है स्टार्च के रूप में, और भोजन ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के रूप में। ग्लूकोज है मोनोसेक्राइड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज है डाइसेक्राइड, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है सुक्रोज। और स्टार्च पॉलीसेक्राइड है, हजारों मॉलिक्यूल, ठीक है, ग्लूकोज का जब आपस में मिलता है, उसमें भी अल्फा ग्लूकोज। बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, नहीं तो ये सबको समझने के लिए आप बायोकेमिस्ट्री का मेरा वीडियो देखिए, आपको क्लियर पता चलेगा कि मोनोसेक्राइड क्या है, डाइसेक्राइड क्या है, ओलिगोसेक्राइड क्या है, पॉलीसेक्राइड क्या है, अल्फा ग्लूकोज क्या है, बीटा ग्लूकोज क्या है। सबका क्लियर कंसेप्ट आपको बायोकेमिस्ट्री में मिलेगा। हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ है, बायोकेमिस्ट्री का बेहतरीन वीडियो, बायोमोलिकुल्स। ये बायोमोलिकुल्स चैप्टर आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है +2 में, ठीक है। तो अगर उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। कहता है Mn और Cl के प्रेजेंस में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। और ये फोटोलिसिस, देखिए फोटो लिखा हुआ है, फोटोलिसिस यानी कि फोटोलिसिस। ये फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में होता है। ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रिला प्लांट का यूज किया गया था। ये एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि किस प्लांट पे ये मतलब एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया गया था, ठीक है, इंगेनहॉर्स के द्वारा। तो क्या बोलिएगा, हाइड्रिला प्लांट, ठीक है। दूसरा बताया कि सैक्स ने ही सबसे पहले बताया कि ग्लूकोज ग्रीन प्लांट में बनता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में बनता है। डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज, बट स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। यानी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इज स्टोर्ड एज स्टार्च। ये बात किसने बताया, सैक्स। तो याद रखिएगा, S फॉर सैक्स, ठीक है, और S फॉर स्टार्च, S फॉर स्टोरेज। यानी स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इज स्टार्च। ये बात बताया किसने, सैक्स ने बताया, SACHS। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पे याद रखिएगा SSS। S मतलब सैक्स, स्टोरेज फॉर्म कौन है, स्टार्च। और सुक्रोज जो है वो है ट्रांसपोर्टेड फॉर्म, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं ट्रांसपोर्टेड फॉर्म। ट्रांसपोर्टेड फॉर्म कौन है, सुक्रोज। ट्रांसपोर्टेड फॉर्म कौन है, सुक्रोज, ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक बनता है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल, ये क्या बोलिएगा, ग्लूकोज, ठीक है। और स्टोरेज फॉर्म कौन है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड क्या बोलिएगा, स्टार्च, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया ग्लूकोज मोनोसेक्राइड, सुक्रोज डाइसेक्राइड और स्टार्च पॉलीसेक्राइड। ओके, चलिए अब देखिए, ये भी क्लियर है आपको, ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट भी क्लियर है। अब आइए, हाँ, इसमें देखिए लेटर, यानी कि बाद में इन्होंने ये भी शो किया कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आइए इंगेलमैन। अब देखिए यहां पे इंगेलमैन, ठीक है। मैंने अपने क्लास में, दोनों क्लास में, तीनों जगह पे, ठीक है। इस बार वहां पंजाब में गुरुकुल में तो क्लास लेने का मौका नहीं मिला, आकाश इंस्टीट्यूट रेवाड़ी में और यहां भी सब जगह, ठीक है, रिस में भी सब जगह हमने क्लास में ये बात जरूर बताई, ठीक है, कि इंगेलमैन यानी कि मेन जो लास्ट में लगा हुआ साइंटिस्ट का नाम है, इसके थ्रू 4-5 साइंटिस्ट को एक साथ याद कीजिए। एज फॉर एग्जांपल इंगेलमैन ने क्या किया, 2 तरह के ग्राफ को दुनिया के सामने रखा। ध्यान से सुनिएगा, 2 तरह के ग्राफ को रखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक को बोला गया एक्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ और एक को बोला गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ। तो मैं यहां पे जो 3 साइंटिस्ट को मैंने डिस्कस कर दिया है, 2 साइंटिस्ट के नाम को मैंने डिस्कस कर दिया, मैं इसको मिटा रहा हूं, यहीं पे मैं आपको वो समझाऊंगा। तो ये मैं मिटा रहा हूं, ओके, देखिए ये मैं मिटा रहा हूं। देखिए यहां पे क्या है, ये जो इंगेलमैन जो लिखा हुआ है, ठीक है,
ये इंगेलमैन, ठीक है, ENGLE होगा सर, इंगेलमैन, ठीक है, इंगेलमैन। ये इंगेलमैन दो तरह के ग्राफ होंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस। इन्होंने क्या किया कि एक्स एक्सिस पे इन्होंने क्या लिया, पार को लिया। पार मैंने आपको बता रखा है, पार का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, और वो मैंने क्या बताया 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहां पे 400 लीजिए, ठीक है, यहां पे, ठीक है, 450, 500, 550, 600, ठीक है, 650 और 700, 700 ये ले लिए। इधर भी आपने वही लिया, ठीक है, 400, 450, 500, 550, 600, 650 और 700। और अब देखिए, ठीक है, कहता है कि इधर y एक्सिस पे आप क्या लीजिएगा, इस ग्राफ में आप लीजिएगा, ठीक है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, या इसको आप ये भी कह सकिएगा एक्साइटेशन ऑफ, रेट ऑफ एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, 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 ठीक है। यानी y एक्सिस पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। y एक्सिस पे और x एक्सिस पे तो वही है, क्या, पार का रेंज, यानी कि लाइट का हमने रेंज लिया है, ओके। फिर यहां भी 400 से 700 हमने रेंज लिया x एक्सिस पे। y एक्सिस पे यहां पे क्या लिया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। यहां पे सीधे रेट ऑफ, इसको यहां पे जो ग्राफ आएगा, यहां पे जो ग्राफ आएगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सन स्पेक्ट्रम, एक्सन स्पेक्ट्रम। और यहां पे जो ग्राफ आएगा, ठीक है, यहां पे जो ग्राफ आएगा इसको हम लोग कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आई बात, यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी कि जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को y एक्सिस पे लिया जाए, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, और यहां पे क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि यहां पे एक तरह से लाइट रिएक्शन को क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और यहां पे एक तरह से किसको किया जा रहा है, डार्क रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और वो एक्सन स्पेक्ट्रम, इस दोनों ग्राफ को किसने दिया था, इंगेलमैन ने दिया था। बट पहले कौन दिया था, कहता फर्स्ट टू गिव एक्सन स्पेक्ट्रम, ठीक है, पहले एक्सन यूज्ड क्लेडोफोरा एल्गी, ये एल्गी है डियर, और ये ग्रीन एल्गी है, ये क्या है, ग्रीन एल्गी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि किस एल्गी का यूज किया गया था, किसके द्वारा, इंगेलमैन के द्वारा। तो आप क्या बोलिएगा, क्लेडोफोरा एल्गी के को यूज किया गया था एक्सपेरिमेंटली, और क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी है। उसी तरह से वारबर्ग साहब ने जो हमने बताया था वारबर्ग इफेक्ट, यानी फोटो डिस्पेरेशन, यानी कि C2 साइकिल, उसमें यूज किया गया था क्लोरेला एल्गी, वो भी यहीं पे याद रखिएगा, यानी वारबर्ग साहब के द्वारा क्या यूज किया गया था, क्लोरेला एल्गी, क्लोरेला एल्गी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी, ठीक है। क्लोरेला फोटोसिंथेटिक रिसर्च में यूज किया गया था, किसके द्वारा, वारबर्ग के द्वारा, ठीक है। इस पे फोटो डिस्पेरेशन को समझाया गया था, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था अभी कि इंगेलमैन के नाम से मिलता जुलता 4-5 मैन बताएंगे, तो देखिए यहां पे इसको मिटा के फिर बताते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका क्या है, एक्सन स्पेक्ट्रम, और ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एग्जैक्ट डायग्राम, मैंने एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाया, सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। एग्जैक्ट डायग्राम के लिए आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, ओके। चलिए अब देखिए, ठीक है, इंगेलमैन साहब को मिटाएं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको 2-3 मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें जितनी बात मैं नहीं भी लिख पाऊं, वो बात जो डिस्कस हो रही है वो बात आप जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। देखिए वाक्समैन,
वॉक्स में, लोह में, ठीक है, एल्ट में, ठीक है, एल्ट में, लोह में, वॉक्स में, ये सब भी हैं इनके जोड़ में, इंगेल में, ठीक है। वॉक्समैन ने क्या किया था? एंटीबायोटिक टर्म दिया था, एंटीबायोटिक टर्म दिया था, ठीक है। देखिए फर्स्ट एंटीबायोटिक उसको खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंटीबायोटिक का फादर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बट एंटीबायोटिक नाम किसने दिया? वॉक्समैन। और इन्होंने किस एंटीबायोटिक का खोज किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन का, डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लियर है पॉइंट? अब आइए लोह में, ये डिस्कवर्ड एटीपी, एटीपी का खोज किया, ठीक है। एल्ट में बायोप्लास्ट टर्म दिया, बायोप्लास्ट टर्म यूज्ड फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किया कहा, और इन्होंने ही, ठीक है, यूज्ड न्यूक्लिक एसिड टर्म, न्यूक्लिक एसिड टर्म फॉर न्यूक्लिन, फॉर न्यूक्लिन, ठीक है। न्यूक्लिन जिसको मिस्टर साहब ने खोज किया था, उसी को इन्होंने क्या बोला? न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह से हमने वाक किसके साथ? ये सब इंगेलमैन के साथ मैंने आपको जोड़ के बताया, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, और भी एक आध मेन होगा तो कभी याद आएगा तो आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आइए, ठीक है, बिठा दूं। अब देखिए वॉन नील के बारे में आप जानते ही, ठीक है, नील साहब के बारे में जानते ही है। ये नील साहब ने क्या किया था? वॉन नील, ये मैंने आपको पहले बताया, इन्होंने बताया था कंफर्मेटरी कि H2O के अंदर से ही O2 निकलता है, CO2 से O2 नहीं आता। यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो O2 निकलता है वो CO2 का नहीं होता, वो H2O का होता है। ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, लाइट रिएक्शन जब पढ़ा रहा था तो। और इसी पे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कौन किया? O18 आइसोटॉप का यूज करके, हैवी आइसोटॉप का यूज करके, ठीक है। O16 O18, इसमें दोनों में कोई रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं है। O18 आइसोटॉप जो है, ठीक है, उसका यूज करके रूबेन और कैमेन नाम के दो साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया कि O2 ओनली कम्स फ्रॉम वाटर, नेवर फ्रॉम CO2। यानी CO2 में O2 है, बट CO2 का O2 बाहर नहीं निकलता है। CO2 का O2 कहां जाता है? ग्लूकोज में। CO2 का कार्बन कहां जाता है? ग्लूकोज में, ठीक है, क्लियर है। तो H2O का ऑक्सीजन जो होता है वो O2 के रूप में बाहर आता है। इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया रूबेन एंड कैमेन ने, थ्योरेटिकली बताया था किसने? वॉन नील ने। क्लियर है पॉइंट? तो नील O2 comes from H2O और रूबेन एंड कैमेन used heavy but non-radioactive stable isotope of O18 to prove that O2 comes from water. क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक मैं मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि कुछ और चीजें डिस्कस करनी है यहां पे, ठीक है। अब आइए, अब देखिए, कभी कभी क्या होगा, कुछ चीजें और मैंने बोला था कंक्लूडिंग पॉइंट है, इसमें कुछ और चीजें बताएंगे। देखिए जहां तक क्लोरोफिल की बात है, ठीक है, क्लोरोफिल की बात है, तो आप जानते हैं कि पिगमेंट के रूप में, ठीक है, आपको क्लोरोफिल ए भी होता है, पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल बी भी होता है, कैरोटीन भी होता है और जेंथोफिल भी होता है, ठीक है, जेंथोफिल भी होता है। क्लियर है? तो कहता है कि ये जेंथोफिल अलग से भी होता है और कैरोटीन के साथ भी होता है, ठीक है। तो जेंथोफिल इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप अलग अलग देखिएगा तो क्लोरोफिल एक हमें पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, फिर से एक बार बता दूं, C55 H72 O5 N4 Mg। यहां पे क्या बोले थे? C55 H70 O6 N4 Mg। इसका क्या बताया थे? कैरोटीन का, कैरोटीन का, सिर्फ कैरोटीन का C40
H56, ठीक है, और इसका क्या बताए थे, C40 H56O2, यही तो था, यही बताए थे। इसमें सुन लीजिए, एनसीईआरटी के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अनुसार सिर्फ क्लोरोफिल ए इज नेसेसरी पिगमेंट, क्लोरोफिल ए इज नेसेसरी पिगमेंट, ठीक है, और क्लोरोफिल बी प्लस कैरोटीन प्लस ज़ैंथोफिल, ये सब जो पिगमेंट है ये सब क्या है, ये सब है एसेसरी पिगमेंट, ये है एसेसरी पिगमेंट। ये सब लाइट को पहले एब्सॉर्ब करते हैं, फिर रिफ्लेक्टेड लाइट को देते हैं, किसको कहता है, क्लोरोफिल ए को। अगर ये लोग उसको प्रोटेक्ट नहीं करें, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल अगर क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट नहीं करे हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से, तो उनका हो जाएगा फोटो ऑक्सीडेशन। यानी फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल को बचाने के लिए, यानी क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए ये तीनों पिगमेंट उसके संतरी के रूप में काम करते हैं, उसको मंत्री बना के रखने में। आप एकदम आराम से रहो, काम करते रहो। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, इसी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये क्लोरोफिल ए जो है, ठीक है, क्लोरोफिल ए का जो मेन कलर है वो है ब्राइट एंड ब्लू ग्रे, ठीक है। आपको बोर्ड पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, दिक्कत हो रहा होगा तो सुनते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी क्लोरोफिल ए का जो कलर है वो आपका क्या है, ठीक है, क्लोरोफिल ए का कलर मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रीन और येलो ग्रीन, यानी कि येलो ग्रीन, क्लोरोफिल ए का कलर है येलो ग्रीन। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए, ठीक है, सॉरी येलो ग्रीन कहते हैं, ब्राइट, सॉरी, ठीक है, ब्राइट ग्रीन, ये लाइनिंग गलत हो गया, ब्राइट, ये क्लोरोफिल बी का है, ये किसका है, बी का है। यानी कि यहां पे भी लिखा हुआ है, ये देखिए, क्लोरोफिल ए का जो है वो है आपका ब्राइट ब्लू ग्रीन, यहीं पे देख लीजिए, उधर छोड़िए। क्लोरोफिल बी का जो है वो आपका है येलो ग्रीन, ठीक है। कैरोटीन का जो है वो आपका है येलो, ठीक है, कैरोटीन का येलो टू ग्रीन, येलो टू ऑरेंज, और जो ज़ैंथोफिल का है वो है सिर्फ येलो, ओनली येलो। क्लियर है। तो ज़ैंथोफिल का ओनली येलो, कैरोटीन का येलो टू ऑरेंज। क्लियर है। इसका हो गया ब्राइट ब्लू। ये क्या, ये कहां से पता चलता है ये सब कलर, तो कहता है एक टेक्निक होता है, जिसे बताइए आपके मसल्स का, यानी कि आपका जो हार्ट का जो सिकुड़ना और फैलना होता है वो किससे पता चलता है, किससे, वो जो ग्राफ आता है ग्राफ, बट उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यहां पे जानते हैं कलर किससे पता चलता है, क्रोमेटोग्राम से, क्रोमेटोग्राम से। ये क्रोमेटोग्राम एक, ठीक है, टेक्निक है, उससे पता चलता है क्रोमेटोग्राम। और मैं आपको आज बता दूं, ये भी आपको इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि कोई भी पिगमेंट हो, चाहे क्लोरोफिल ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, या बैक्टीरिया का पिगमेंट हो, प्रोटोक्लोरोफिल या बैक्टीरियोक्लोरोफिल, या इवन आपके बॉडी के ब्लड का पिगमेंट हो, हीमोग्लोबिन, किसी भी तरह के बायोलॉजिकल पिगमेंट को अगर डिटेक्ट करना है, उसका पता लगाना है, तो एक टेक्निक होती है, उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम है, क्रोमेटोग्राफी। उसका डिस्कवर किया है स्वेट नाम के साइंटिस्ट ने, और उसका नाम क्या है, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। अब सोचिए ये कितना अलग से पॉइंट अपना डिस्कस करना था। ठीक है, तो यही है क्रोमेटोग्राफी, हमने लिख के छोड़ दिया था। और मैं बता दूं, ये क्रोमेटोग्राफी के द्वारा पता चला, ठीक है, पिगमेंट का, और पता ये चला कि क्लोरोफिल ए नेसेसरी पिगमेंट है और बाकी सब तो एसेसरी पिगमेंट हमने बताया। तो क्लोरोफिल ए के द्वारा सबसे बेस्ट फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है, सबसे बेस्ट जो यील्ड होता है, वो होता है ब्लू लाइट में, और तब होता है रेड लाइट में। यानी कि विबग्योर में जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, फोटोसिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि सबसे ज्यादा क्वांटम यील्ड जो होती है वो होती है कहां पे, ब्लू लाइट के द्वारा। उसके बाद रेड लाइट, उसके बाद किसी का ऑर्डर आता है। क्लियर है पॉइंट। ये पॉइंट भी आपको कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, ब्लू और रेड। पहले ब्लू, ये देखिए यहां पे लिख देता हूं, पहले ब्लू और तब क्या होगा, रेड। ठीक है,
क्लियर है पॉइंट? तो ब्लू रेड, क्लियर है? ये पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। यानी ब्लू में फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद रेड पे होगा। और यहां पे एक और चीज बता दें, क्लोरोफिल ए और बी में आपको कोई डिफरेंस पूछेगा, मैंने पहले भी बताया, लेकिन यहां पे कंक्लूड साथ में कर दे, जिससे आप एक साथ इंफॉर्मेटिव पॉइंट को लिखें। क्लोरोफिल ए में होता है मिथाइल ग्रुप और क्लोरोफिल बी में होता है एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर है पॉइंट? ये भी दिमाग में रखना है। अब आइए, आपने एक चीज पढ़ा होगा लाइट रिएक्शन, वैसे उसका चर्चा मैं लास्ट वीडियो में करूंगा जब केमियो सिंथेटिक पढ़ाऊंगा, तो केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी मैं बता दूं आपको। जो स्ट्रोमा में लेमली होता है, स्ट्रोमा लेमली क्या करता है? दो ग्रेनम को जोड़ता है और ग्रेनम की लेमली अलग होता है। तो ग्रेनम की लेमली पे, ग्रेनम के मेम्ब्रेन पे, यानी वहां पे थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन होता है, वहां पे PS1 भी होता है, PS2 भी होता है, बट स्ट्रोमा की लेमली में सिर्फ PS1 होता है। ठीक है, ये पॉइंट जरूर लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं वहां पे। और फिर उसी तरह से कहता है कि एक और डिफरेंस होता है, NADPH2 या NADPH रिडक्टेज इंजाइम सिर्फ ग्रेनम के लेमली पे होता है, स्ट्रोमा की लेमली में नहीं होता। इसलिए वहां पे NADP के पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, वो लौट के आ जाता है P700 के पास। इसलिए वो क्या होता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। ये क्या होता है? नॉन साइक्लिक। यानी ये भी कह सकते हैं स्ट्रोमा की लेमली में सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा और ग्रेनम में क्या होगा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। स्ट्रोमा की लेमली में सिर्फ P700, इसके लेमली पे P700 P680 दोनों, फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 दोनों। फिर क्या कहिएगा? यहां पे स्ट्रोमा की लेमली पे सिर्फ ATP बनेगा, ग्रेनम की लेमली पे ATP बनेगा, NADPH2 भी बनेगा और O2 भी निकलेगा। फिर ये भी बोलिएगा स्ट्रोमा की लेमली में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, ग्रेनम की लेमली में क्या होगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, O2 निकलेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये इसको आप जैसे हमने डिफरेंस अभी बताया ना, आप सुन के लिख के फिर भेजिए, फिर आपको देंगे एक्सेलेंट मार्क्स देंगे। अभी तक हम वेरी गुड लिखे हैं, इसमें एक्सेलेंट देंगे। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, एक छोटा सा पॉइंट है जिसको बोलते हैं क्वांटम यील्ड। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के निकलने के लिए 8 क्वांटम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 8 क्वांटम की जरूरत पड़ती है। तो बताइए एक क्वांटम का पावर कितना हो गया? एक क्वांटम से कितना ऑक्सीजन निकलेगा? 1/8। एक ऑक्सीजन के लिए 8 क्वांटम। ठीक है, तो एक क्वांटम का पावर मतलब एक क्वांटम से कितना निकलेगा ऑक्सीजन? 1/8। इसको बोलते हैं क्वांटम यील्ड। क्या बोलते हैं? क्वांटम यील्ड। एक होता है रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप का मतलब क्या होता है सो देखिए। कहता है कि आपने पार पढ़ा है 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। कहता है 680 नैनोमीटर जो वेवलेंथ का लाइट होता है, ठीक है, 680 नैनोमीटर, नैनोमीटर माइनस में है, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट से ज्यादा अगर लाइट का हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो जो क्वांटम यील्ड होता है वो घट जाता है। क्वांटम यील्ड क्या होता है? घट जाता है। यानी 1/8 अभी क्वांटम यील्ड है, वो हो जाता है 1/16, 1/32, ये हो जाता है और घट जाता है। अरे 1/8 बड़ा है या 1/16 बड़ा है? 1/8 बड़ा है 1/16 से, तो और घट जाएगा, 1/16 हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। यानी 680 से अगर आप बढ़ाइएगा तो घट जाएगा। ठीक है, यानी कि पहाड़ के रेंज के ऊपर ले जाइएगा तो घट जाएगा। तो कहता फिर क्या है, यानी कि दोनों को अगर मिक्स करके अगर आप यूज करते हैं, 680 को भी और 700 को भी, दोनों को एक साथ यूज करते हैं, P680 P700 को दोनों को मिला के यूज करते हैं, तो फिर से क्वांटम यील्ड बढ़ जाता है, 1/8 पे आ जाता है। तो उसको बोलते हैं इनहेंसमेंट इफेक्ट, इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट। इनहेंस मतलब बढ़ जाना, जो घटा हुआ चीज था वो बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड इनहेंसमेंट। तो उसको बोलते हैं इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट। बोलिए क्लियर हो गया? अब लास्ट में कंक्लूडिंग पॉइंट में क्या है मालूम है? लास्ट में है कंक्लूडिंग पॉइंट में ब्लैकमैन
लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो ब्लैकमैन साहब, ब्लैकमैन काला आदमी, याद रखिएगा काला आदमी। केल्विन साइकिल के बारे में बताया, केल्विन साहब काला आदमी, ऐसे याद रखिए ब्लैकमैन। तो ब्लैकमैन और केल्विन, ठीक है, ये कोरिलेट करके याद आप रखिएगा, ठीक है। डार्क रिएक्शन, डार्क का मतलब भी होता है काला, तो डार्क रिएक्शन, ठीक है, केल्विन साइकिल, ब्लैकमैन, ये सब ने एक चीज पे कंक्लूडिंग पॉइंट पे आए कि भाई CO2 इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर है CO2। अगर CO2 एक उसको निश्चित लिमिट तक नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। यानी फोटोसिंथेसिस का जो की मॉलिक्यूल है वो CO2 है। हमारे आपके लिए बेकार चीज है, बट फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो CO2 इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय ब्लैकमैन, इसलिए कहा जाता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय ब्लैकमैन। क्लियर है पॉइंट? तो ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट थे, और मैं आपको बता दूं ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट में एक चीज आपको मैं बता दूं, ये जो साइटोक्रोम का यूज, हालांकि ये मैं केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी में भी फिर बताऊंगा, ये साइटोक्रोम जो है ये एक तरह से पिगमेंटेड प्रोटीन है। पिगमेंटेड प्रोटीन को बोलते हैं क्रोमोप्रोटीन। हीमेटोप्रोटीन यहां पे नाम है क्योंकि यहां पे एक पिगमेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें हेम नामक एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होती है। आपको पता है प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होती है? प्रोस्थेटिक ग्रुप एक कोफैक्टर होता है जो टाइटली अटैच्ड होता है मेन प्रोटीन पार्ट के साथ, ठीक है। अगर लूजली अटैच हो तो कोएंजाइम बोलते हैं, टाइटली अटैच्ड हो तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, और मेटल के रूप में हो तो मेटल एक्टिवेटर बोलते हैं। तो मेटल एक्टिवेटर हो, कोएंजाइम हो, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, ये तीन तरह के कोफैक्टर होते हैं। इसके लिए भी आपको बायोकेमिस्ट्री का आपको वीडियो देखना चाहिए, ये एंजाइम पार्ट में हमने पढ़ाया है। क्लियर है पॉइंट? तो आपको कोई पूछेगा तो यही बताइएगा। और मैं आपको बता दूं क्लोरोफिल के भी दो पार्ट होते हैं, एक पोरफायरिन रिंग होता है हेड के रूप में, और एक टेल पार्ट होता है फाइटोल टेल के रूप में। ये बात भी मैंने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपको बताया है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फोटोसिंथेटिक, ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस चैप्टर के छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और मैं एक कंक्लूडिंग, एक फाइनल एक वीडियो बनाऊंगा जो बहुत ही स्पेशल, उसका नाम ही दूंगा स्पेशल वीडियो, स्पेशल लेक्चर वीडियो ऑन केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी, जो कि बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं, बहुत कम लोग समझा भी पाते हैं, सिर्फ बच्चे का दोष नहीं है। तो केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी के बारे में एक वीडियो आपको अभी मिलेगा, 20-25 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन उसमें हम लोग क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्वाइड के बारे में अच्छे से जानेंगे, फिर उस चीज को देखेंगे और थोड़ा डिफ्यूजन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर वो वीडियो को हम लोग बनाएंगे। ओके, यानी कि उस वीडियो के शुरुआत में डिफ्यूजन का कंसेप्ट होगा और थोड़े से थाइलेक्वाइड यानी ल्यूमेन का कंसेप्ट होगा, फिर उसका मैकेनिज्म होगा। ओके, उसमें भी ट्रिक बताएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।